ठीक। गुड इवनिंग, आई लव यू, गॉड ब्लेस। आज आपको प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन क्या होता है, इसकी हमें क्यों आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर SBOW होता है। एस आप समझ चुके हैं कि एस क्या है। एस का मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, नाउन प्रोनाउन आप पढ़ ही चुके हैं। वी, इसके बाद वी चाहिए। वी में हमें दो चाहिए, या तो मेन वर्ब या तो एक्सिलरी वर्ब, या दोनों। एक्सिलरी वर्ब से काम चलने वाला नहीं, एक्सिलरी वर्ब भी आपकी हो या मेन वर्ब हो। इसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट आपको वही है जो नाउन और प्रोनाउन, जो आपका सब्जेक्ट होगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। OW का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड का मतलब हम मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट, पूरक, कि हमें जो वाक्य को पूरक का मतलब उसे अर्थ को पूरा करे, वो हमारा पूरक कहलाता है। लेकिन इसके बीच में हमें एडजेक्टिव, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है, जो बीच में जोड़े जाते हैं। अब सबका काम क्या है, अलग अलग है। इतनी चीज़ें आपने समझी। अब आज मैं आपको प्रीपोजिशन बताऊंगा कि प्रीपोजिशन क्या होता है, और इसको अगर पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है। अब हम यहाँ पे लिखा है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन, जैसे एक प्रीपोजिशन पे हमने कहा कि ये क्या है, अलग अलग कर दिया। प्रे मीन्स पहले। अब ये क्या बता रहा है, हमारा दो अलग भाग है ना, और दूसरा भाग इसका पोजीशन। क्या मतलब, स्थिति। अब ये दोनों मिल करके हमारा बना है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसे नहीं बोलेंगे, इसको प्रीपोजिशन बोलेंगे। अब हमें प्रे तो लिखा है सॉरी, पहले लिखा है, तो अब हम इसकी पोजीशन देखें क्या है। पोजीशन इसकी दो होंगी, एक होगी प्रीपोजिशन और एक होगी पोस्ट पोजीशन। अब दो प्रकार की पोजीशन है। इसका मतलब हुआ पहले, और इसका मतलब हुआ बाद में। अब पहले बाद में कैसे हम समझेंगे कि बाद में कहाँ करें और पहले कहाँ करें, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, शायद उससे समझ में आ जाएगा। किताब है, ठीक। अब मेज क्या है आपका, अगर देखें ये नाउन है, क्योंकि नाउन किसे है, नाउन हमने कहा ना कि जिसकी इमेज बने, फोटो हो, तो फोटो से फोटो का मिलन होगा, वो हमारा। तो यहाँ पे नाउन मेज हुआ, और ये क्या हुआ, ये भी नाउन हुआ, और ये हमारा एक्सिलरी वर्ब हुई। अब ये क्या है, अगर ये नाउन और ये, तो इन दोनों नाउन के बीच में ये क्या काम कंजंक्शन का कर रहा है कि ये एडजेक्टिव का कर रहा है, ये एडजेक्टिव का कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये कंजंक्शन माने होता है जोड़ना, तो कंजंक्शन का काम नहीं कर रहा। कंजंक्शन का काम होता है दो शब्दों को जोड़ना,
दो शब्दों को जोड़ना और दो क्लाउज जोड़ना, दो सेंटेंसेस जोड़ना, ये हमारा कंजंक्शन का काम होता है। तो ये कंजंक्शन नहीं है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन की, लेकिन ये भी नाउन के पहले आता है, नाउन के पहले आता है। और यहाँ पहले लिखा है तो नाउन के पहले अगर आता है तो ये एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि वो विशेषता बताने के लिए आता है। ये क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं हम कारक। क्या कहते हैं? कारक। और इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन। अब ये हमारा कारक है और कारक का काम होता है नाउन बिटवीन, अर्थात नाउन दो संज्ञाओं के बीच या टू नाउन बिटवीन रिलेशनशिप इस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब हुआ हिंदी में कि ये एक संबंध स्थापित करता है। अब यहाँ पे संबंध क्या बता रहा है? अगर हम पर हटा दें और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? केस। इंग्लिश में केस कहते हैं। अब अगर ये पर हटा दिया जाए तो मेज किताब है कोई संबंध नाउन से? नाउन का मेज और किताब का कोई संबंध है? नहीं है। लेकिन अगर पर लिख दिया गया तो इसमें अब संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध, अर्थात पोजीशन बताएगा और वो पोजीशन ही उसका रिलेशन होगा, संबंध होगा। तो ये ओनली रिलेशन बताता है उनके संबंध को स्थापित करने के लिए कि ये पर, मेज पर, अर्थात ये इसका संबंध बता रहा है। तो इसका संबंध बता रहा है तो ये पर हमारा जो केस या कारक, प्रीपोजिशन, जो भी समझ रहे हो, ये जो लिखा है ये बताइए कि नाउन के बाद है कि पहले है? नाउन के पहले है। नाउन के, ये हिंदी का सेंटेंस है ना, तो हिंदी के सेंटेंस में कहाँ है ये? नाउन के बाद तो हिंदी हुआ। और इसी को इंग्लिश में अगर लिखना, इसी को इंग्लिश में लिखना हो, जैसे यहाँ पे मेज पर, अब ये पर हमारा समझ गए हैं कि क्या है? संबंध बताता है किसका? नाउन का। अब नाउन के आफ्टर है ना, अर्थात पोस्ट, बाद है। तो जब ये बाद होता है और इंग्लिश में करना हो, इसे इंग्लिश में बनाना है। अब हमें इसे किसमें बनाना है? इंग्लिश में मेक करना है। तो क्या करते हैं? क्रॉस कर देते हैं। कैची, अर्थात हमेशा नाउन के पहले इसका प्रयोग करेंगे। तो पर की ऑन कर दिया और यहाँ द टेबल, ये हमारा हो गया। अब चाहे जैसा इसका सेंटेंस बना दे कि मेज पर किताब है, मेज पर किताब है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? अगर इसका हम बनाना चाहेंगे मेज पर किताब है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? बुक। अगर ये बना दें The book is on the table, तो क्या नहीं बनेगा? बनेगा ना। और अगर हम देयर से बना दे तब देयर इज
a book on the table। तो हमारा ये देखना है कि ये ऑन हमारे नाउन है ना। अब नाउन का क्या बता रहा है? रिलेशन। क्या बताता है? ये संबंध बता रहा है कि मेज पर। अब जैसे मैं धरती पर, जमीन पर, कहीं पर अगर हो तो वहाँ ये रिलेशनशिप बताता है। अब ये इतना तो समझ गए ना कि अब हमारा प्रीपोजिशन है क्या। अगर इतना समझ गए तो अब इसकी डिफिनीशन लिखिए, निकालो कलम। बोल के लिखा दूं? लिख लोगे कि लिखना पड़ेगा? जैसा कहें, बोलो बोलो। चलिए लिखिए। प्रीपोजिशन इज प्रीपोजिशन इज a word which is used to establish a relationship, relation between two nouns। नोट कर लो इसे। Preposition is a word which is used to establish a relationship between two nouns। ये दो नाउन के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। इतना आपने समझा कि एग्जाम्पल भी बताए कि एग्जाम्पल में कि कैसे काम को इसने स्थापित किया। हमने एग्जाम्पल अभी दिया था मेज वाला। जैसे हम कहें कि एक्सीडेंट हो गया, उसके जाने के बाद एक्सीडेंट हो गया। अब ये ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन हमेशा नाउन के पहले आएगा और नाउन से ही पहले आएगा, अन्य किसी के साथ नहीं आएगा। अन्य किसी के साथ नहीं आएगा, क्योंकि ये नाउन की ही रिलेशन बताता है। तो जो थिंग्स होगी उसका वो रिलेशन बताएगा कि, और उसके पहले अब घटना कोई घट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आफ्टर एक्सीडेंट, घटना के बाद, जैसे कहा जाए घटना के बाद, तो अब घटना हिंदी में लिख दिया हमने घटना, और घटना के बाद, बाद क्या है? अरे आपका कारक है ना, हिंदी में पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को,
ये है ना संबोधनार्थ टाइप के कारक। तो यहाँ तो बहुत है, 300 से ऊपर है आपके प्रीपोजिशन। लेकिन जो मेन प्रीपोजिशन है उनको पहले समझिए। कई प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। कुछ तो आपको याद करना होगा, ये बिना याद किए नहीं काम चलेगा। तो अब इसमें हमने देख लिया कि प्रीपोजिशन कैसे करते हैं। अब अगला स्टेप इसका आएगा जो, अब अगली ये लिख लिया, अब अगली हेडिंग डालिए। इसके एग्जाम्पल में आपने देख ही लिया है कि अगर एग्जाम्पल इसका लिखा जाए तो एग्जाम्पल कुछ भी आप लिख सकते हैं। लिखिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। On the table. ठीक, the book is on the table. The book is on the table. अब इस ये आपका क्या है, ऑन प्रीपोजिशन है ना, तो ये क्या बता रहा है, द टेबल। इसका संबंध और बुक का भी, कि बुक कहाँ है, ऑन द टेबल। दोनों का रिलेशन बता रहा है। तो ये हो गया आपका क्या, प्रीपोजिशन। अब अगली हेडिंग डालिए आप। पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। ये अगली हेडिंग आप डालिए। ठीक, अब देखिए, ये आपके जो पढ़ रहे हो, ये आपके स्पोकन में भी काम आएगा, स्पोकन में भी काम आएगा। जैसे कहने देते ऑन द स्पॉट, कोई घटना होती है, कहते नहीं ऑन द स्पॉट। स्पोकन में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा काम आता है। और रिटन में भी काम आएगा। रिटन मीन्स आपके एग्ज़ाम पे। और कहाँ काम आएगा, आपके ग्रामर में। आपके ग्रामर में ये काम आएगा। अब हमें पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन, तो आप प्रीपोजिशन की पोजीशन, प्रीपोजिशन है लिखा है, ठीक है ना, समझ लेना। अब इसकी पोजीशन बताना है हमें, प्रीपोजिशन की एडजेक्टिव केस नहीं लेता, ये क्या लेता है, ऑब्जेक्टिव केस। केस अभी बताया ना कि केस। अब पोजीशन बता रहा हूँ, इसके पहले भी पोजीशन ही बताया था, लेकिन प्रेपोजिशन, पोजीशन बताया था प्रे और पास्ट, पोस्ट की। अब यहाँ पे पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन। अब पोजीशन मैं बता रहा हूँ किसकी, प्रीपोजिशन की। तो प्रीपोजिशन की पोजीशन है कि सब्जेक्टिव केस को कभी नहीं लेगा।
ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। सी एज ये 2 सेंटेंस हैं आपके, 2 सेंटेंस हैं, उनको नोट कर लो। ठीक, अब यहाँ पे नोट लिखो, नोट लिख लो, फिर समझा। नोट NOTE आफ्टर प्रीपोजिशन objective case is used. आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। यही मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है ऊपर। आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस ही प्रीपोजिशन के बाद आएगा, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आएगा। जैसे अब ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने समझाया कि देखिए सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, प्रीपोजिशन के बाद आपके ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, क्योंकि उसमें अभी मैंने बताया ना कि आफ्टर मतलब बाद की बात नहीं, पहले आता ना, तो पहले आएगा। तो सब्जेक्टिव केस के पहले या बाद जो हुआ ऑब्जेक्टिव केस, प्रीपोजिशन की स्थित है ऑब्जेक्टिव केस, यही है लिखा है आफ्टर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इन यूज। कैसे का प्रयोग करते हैं, अब देखिए कैसे, जैसे सी एज का अगेंस्ट क्या है आपका, दोनों में ये आपका प्रीपोजिशन है ना। अब इसके लिखा है आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आफ्टर बाद, आफ्टर माने बाद। अब क्या ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, नॉट सब्जेक्टिव केस यूज।
सब्जेक्टिव केस नहीं लगेगा। अब यहाँ पे राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्टिव केस है। आय क्या है, ये भी सब्जेक्टिव केस है ना। प्रोनाउन का तो ये अर्थात हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पे राम है, ये भी आपका सब्जेक्टिव केस है ना, लेकिन सब्जेक्टिव केस होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है, ये ऑब्जेक्टिव केस भी है। कैसे है मैं बताऊंगा। और मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है ही है, इसलिए ये हमारा सही हुआ। समझ में आ रहा है ना इतना। अब ये कैसे मैं बताऊं कि ये कैसे राम है। अब जैसे यहाँ पे हमने लिया सब्जेक्टिव केस लिया, ऑब्जेक्टिव केस लिया, यहाँ हमने आय लिखा, सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही लिया, क्या होगा, सी लिया, यू लिया, दोनों यू है ना। अब यहाँ पे राम लिया, राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, बोलो भाई। राम तो सब्जेक्टिव है, और राम को अगर हम सब्जेक्टिव केस में लेंगे तो ही कर सकते हैं, लेकिन अगर राम सब्जेक्टिव केस में है तो उसी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, राम ही होगा, क्या होगा। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव केस भी है। तब मी और ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्टिव केस, इसलिए ये सही है। समझ में आ गया ये, क्लियर, ठीक। अब अगला है, अब जैसे ये हमारे हम उसमें है लिए है, इसी में प्रीपोजिशन पे, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट डालेंगे, इरेज कर दूं इसे। ये सेकेंड यूज था, नंबर 2 डाल लेना इसमें। जो नोट यहाँ है, ये जो सिखाया है ये नंबर 2 है कॉन्सेप्ट। अब नंबर 3 है, नंबर भाई पहले में मैंने जो समझाया वो हुआ, दूसरे मैंने क्या समझाया आपको, सब्जेक्टिव केस। और अब तीसरे नंबर पे आइए, कॉन्सेप्ट नंबर 3, तो इसमें भी लिखिए आफ्टर प्रीपोजिशन नोट करो, आफ्टर प्रीपोजिशन जीरंड बिफोर इज यूज्ड। अब इसमें अगर इतना लिख दे तो समझ जाओगे ना कि क्या लिखा है, प्रीपोजिशन।
अर्थात अगर जीरंड, हाँ नोट कर ले उसे, नोट कर लिया। अब इसमें देखिए B1, B2, B3, B5 का यूज प्रीपोजिशन अगर जीरंड है तो नहीं होगा, अर्थात यूज इसका B1, B2, B3, B5 नहीं होगा, ओनली B4। और B4 ये आपका कंटिन्यूअस का नहीं होगा, जीरंड है, जीरंड है, ये आपका नाउन होगा। क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन नाउन बिटवीन, नाउन टू नाउन, दो नाउन के बीच रिलेशनशिप बताने का काम करता है। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल में नो स्मोकिंग ऑन I often from smoking on reaching home he wrote ये दो एग्जाम्पल है। अब इसमें है ऑब्स्टेंट फ्रॉम स्मोकिंग, ये स्मोकिंग है, ING लगा है स्मोक में, ये इसके पहले क्या लगा है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के आफ्टर कह रहा है जीरंड नहीं आएगा, B1, B2, B3, B5 नहीं आएगा जीरंड, क्योंकि जीरंड का मतलब B1 प्लस ING, B-ING, तो अब B प्लस में ING तो क्या बन जाता है, B4, तो B4 आएगा, तो अर्थात स्मोकिंग। अब यहाँ ऑफ्टन माने में होता है परहेज, कि मैं सिगरेट पीने से, फ्राम माने से, ये आपका प्रीपोजिशन से है, हिंदी में कारक, परहेज करता हूँ, परहेज करता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे है ऑन रीचिंग होम ही रोट अ लेटर, घर पहुँचने पर वह पत्र लिखा, या उसने पत्र लिखा। घर पहुँचने पर, घर पहुँचने पर, तो होम नाउन हुआ ना, रीचिंग जीरंड हुआ, और ये प्रेपोजिशन हुआ। तो ऑन रीचिंग जीरंड भी हो गया, नाउन भी हो गया आपका, ये यूज हो गया आफ्टर प्रीपोजिशन जीरंड ऑलवेज बिफोर।
ऑलवेज बिफोर। ये आपका ये एग्जाम्पल है इसमें। अब नेक्स्ट नोट कर लिया, इसे नोट कर लिया है। फोन नंबर पे चौथा नंबर क्या लिखेंगे? देखो, प्रीपोजिशन कहीं भी वाक्य में आ सकता है। कहीं भी वाक्य में आ सकता है, अर्थात पहले भी, बीच में, बाद में, कहीं भी वो आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल में ऑन रीचिंग होम में ऑन पहले आया कि नहीं आया? फिर ही sat on the chair। यहाँ भी आपका प्रीपोजिशन कहाँ आया है? बीच में आया है। व्हाट आर you looking at? Sat, sit, sat। अब यहाँ पे एट लास्ट में आया, तो इससे ये वाला आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि प्रीपोजिशन को हम पहले भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं और अंत में भी लिख सकते हैं। करेक्ट? ये अभी बेसिक चीज़ है बता रहा हूँ, इसका अभी यूज आएगा। अभी तो ये खाली मैं प्रीपोजिशन के बारे में है समझा रहा हूँ आपको कि प्रीपोजिशन है क्या और किस तरह हम यूज। अब जब यूज इसका आएगा तो फिर यूज ही इसका महत्वपूर्ण है। ये तो केवल आपका बेसिक एक रूट जड़ है बता रहा हूँ, फाउंडेशन कि प्रीपोजिशन है क्या। इतने प्रकार से आप प्रीपोजिशन को, अब जैसे उसको इरेज कर दो। अब सबसे मज़ेदार चीज़, पांचवा नंबर डाल और लिखो ट्रांजिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रोनाउन। हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब है
ट्रांसिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन, ये एक हुआ। ट्रांसिटिव वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नहीं लेता है। इंट्रांसिटिव लेता है, क्या लेता है? प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन। और ट्रांसिटिव क्या लेता है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, क्या लेगा? नाउन प्रोनाउन। अर्थात ये चाहे इसको हटा भी दे, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि ये नहीं लेता है नाउन प्रोनाउन। प्रीपोजिशन है, हमें देखना है कि ये प्रीपोजिशन ट्रांसिटिव क्या करता है? नहीं लेता। और इंट्रांसिटिव क्या करता है? प्रीपोजिशन लेता है, ये नहीं लेता है। अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि लेता है कि नहीं लेता है। He went to Ranchi. He went to एक है he went to Ranchi। He loves you। Yeah। He likes tea। अब देखिए सेंटेंस आपके लिखे हैं, ये सेंटेंस आपके लिखे हैं। अब इनमें बताइए कि ही वेंट टू रांची, ये टू क्या है? कनेक्टर है ना, प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। अरे भाई ये नाउन है, ये प्रोनाउन है। नाउन प्रोनाउन दिया नहीं है, तो अब यहाँ पे टू लगा है। अब यहाँ पे टी है,
और यहाँ यू है, यहाँ क्यों नहीं प्रीपोजिशन? यही ये कहता हूँ कि जो ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें कर्म हो, सकर्मक। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है और OW। ये नाउन कह लो, क्योंकि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के पहले ही आएगा है। अब ये आपका रांची ऑब्जेक्ट है, ये लिखा था ना नो प्रीपोजिशन, नो। तो अब ये आपके क्या है, ट्रांसिटिव में है कि नहीं है? देखिए, अगर कोई पूछता है कि वर्ब आपकी कौन सी ट्रांसिटिव है, इंट्रांसिटिव है, तो क्या उत्तर दोगे? और आया भी है वर्ब में, तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांसिटिव होता है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कि जो वर्ब का इम्पैक्ट पड़े, अगर वर्ब का अगले शब्द पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, वर्ब के आफ्टर, वर्ब के बाद जो शब्द लिखा हो, जो शब्द लिखा हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं कि वो क्या है, हम नहीं जानते हैं क्या लिखा है, लेकिन कोई शब्द अगर लिखा है उसके आगे, तो हम क्या कर देते हैं उसे, ये आगे जो लिखा होता है उसमें अगर प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का, तो ऑब्जेक्ट होगा, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो वहाँ पे हमें क्या ज़रूरत नहीं है, किसकी ज़रूरत नहीं है? प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत हमें किस में है? जिसमें इंट्रांसिटिव अर्थात अकर्मक, जहाँ पे हमारा कॉम्प्लीमेंट हो। अब ये टू जो लिखा है, ये टू किसका है? इसका। ये जो लिखा है रांची नाउन, इसके लिए टू है। तो ये टू क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट किसका है? नाउन रांची का। टू यहाँ ऑब्जेक्ट है लेकिन प्रीपोजिशन है। तो एक तो हमें ये पता चला कि जहाँ टू लगा होगा, अर्थात जो खाने, जैसे ईट, अगर कोई पूछे कि ट्रांसिटिव वर्ब कौन है, तो आप सीधे कह दो ईट। अब बोले कि इंट्रांसिटिव कौन है, तो बोल दो गो। आफ्टर गो के बाद टू आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, इंट्रांसिटिव होगा वो, उसका वॉइस में नहीं बनेगा। कि बनेगा? एक्टिव बनेगा, वॉइस नहीं बनेगा। यही तो सीखते हैं। तो ये आपके काम में आया, तो समझ गए ना? इसका मतलब क्या है कि इंट्रांसिटिव प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन लेता है और नाउन या प्रोनाउन ट्रांसिटिव वर्ब नहीं लेता है। नहीं समझ आ रहा? क्यों पुष्पेन? समझ आ रहा भाई कि एक लेता है एक नहीं लेता है। चलो फिर इसे नोट कर लिया, नोट कर लिया ना? चलो अगला फिर देखें क्या है। अब हमारा आता है अब यहाँ से हमारा प्रीपोजिशन का प्रयोग शुरू हुआ। अभी तक तो हम थ्योरी पढ़ रहे थे ना जो, लेकिन हम वो थ्योरी नहीं पढ़ रहे थे जो बुकिश थ्योरी। हम जो थ्योरी है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। अब ये आपका यूज ऑफ प्रीपोजिशन,
अब प्रीपोजिशन का यूज क्या होगा, मैं 3 का यूज बता करके और यही फिर आगे फिर अब यहाँ से आपके प्रीपोजिशन बताना शुरू हो गया। जितने आपके सिंगल प्रीपोजिशन वो सभी हम आपको बताएंगे। ये 3 हमारे प्रीपोजिशन है, ऑन, अबव, ओवर, और इन सब की हिंदी है पर या ऊपर। अब यूज समझना है, यहाँ से अब यूज शुरू हुआ। अभी तक मैं आपको वो बताता रहा कि कहाँ कहाँ इनका यूज करते हैं, कैसा इनकी पोजीशन बताता रहा ना अभी तक कि इनकी पोजीशन कहाँ होती है नाउन के साथ। अब ये पता चल गया कि नाउन के पहले होता है, बीच में भी, बाद में भी, और पहले भी, कहीं भी लिखा हो सकता है, ठीक। लेकिन नाउन के साथ होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, कंजंक्शन नहीं होगा। ये हमारा केवल संबंध बताने के लिए कारक होगा हिंदी में सॉरी, और इंग्लिश में केस कहलाएगा। अब ऑन माने पर, एबव माने पर, और ओवर माने पर या ऊपर। अब इनको हमें समझना है तो हम ऑन का पहले समझें। किसी वस्तु के ऊपर अगर वो क्या है, टच है, क्या है, टच है, तो किसका प्रयोग, ऑन का प्रयोग। किसी भी वस्तु में, कोई वस्तु, किसी भी वस्तु में कोई वस्तु, किसी भी वस्तु में कोई वस्तु उसके ऊपर हो या पर, तो टच हो, वहाँ पे आंख बंद करके ऑन लगा देना, करेक्ट। अब किसी भी वस्तु के ऊपर हो लेकिन अनटच। अनटच मतलब टच ना हो, छुई ना हो, तो उसके साथ अबव का यूज करना है। और जब किसी वस्तु से कोई उससे बड़ी वस्तु जिसमें 2 दिशाओं से घिरा हो, जो 2 दिशाओं से घिरा हो, उसके लिए ओवर का प्रयोग। अब 2 दिशाओं से घिरा हो, अभी तो ये आपको समझा रहा हूँ कि क्या है कि ये 2 दिशाएं हैं ना, ये वस्तु है। अब इस वस्तु से ये चीज़ बड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर है, तो इसमें 2 बेस होना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे मेज पर किताब है, तो क्या होगा, मेज पर आ रहा है, ये ऊपर कह दो तो क्या हो जाएगा, आन का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। और कहाँ करते हैं, और ये अनटच एबव का प्रयोग कहाँ करेंगे। अब जैसे सर के ऊपर पंखा, तो किसका प्रयोग करेंगे, एबव का। क्योंकि देखिए पंखा, इसका कोई ये घेरा तो है, कमरे के अंदर है, लेकिन हम उसके नीचे, जैसे पेड़ के नीचे, एबव द ट्री, पेड़ के नीचे, क्योंकि वो पेड़ हमारे टच नहीं है, लेकिन दूरी से मतलब नहीं कि 6 इंच दूर हो, 7 इंच दूर हो, इससे कोई लेना, हमारे ऊपर है,
ठीक है। और जैसे सर के ऊपर टोपी तो क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे सर पर टोपी। टच है भैया टोपी तो आना होगा है। और अगर कोई फोटो दीवार में टांगनी है, टांगी है, इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? और करेंगे ऑन। कभी भी कोई चीज दीवार पे अगर टांगी जाए, कोई भी पिक्चर, तो आप गलती ना कर देना, ऑन। ठीक। और ये घिरा हुआ, और ये ओवर का प्रयोग वहाँ होता है जैसे कि अब ये पुल है, मान लीजिए ब्रिज है, तो ओवर द ब्रिज कहेंगे कि ऑन द ब्रिज कहेंगे कि अबव द ब्रिज कहेंगे? क्योंकि दो बेस है ना, बीच में बीच की वस्तु, मान लीजिए कि कोई नदी है, रिवर है, तो दो बेस हैं उसके कि नहीं, पुल के, है ना। और ऊपर से कोई मतलब नहीं है, खुला है आसमान, तो ओवर द। ठीक। और जब घिरा हो, दो दिशाओं से घिरा हो, दो दिशाओं से घिरा हो या संपूर्ण घिरा हो, तब भी ओवर का प्रयोग, दो दिशाओं से घिरा हो या संपूर्ण घिरा हो। यहाँ पे लिख ले दो दिशाओं से घिरा, यहाँ पे टच ना हो। लेकिन एरोप्लेन अगर जा रहा होगा तो एबव नहीं कहेंगे। और एज के लिए, उम्र बताने के लिए, समय बताने के लिए, समय के लिए नहीं, एज के लिए, जिसका मतलब लगभग के ऊपर होता है। एबव का मतलब लगभग भी होता है, कि जैसे उम्र बताना है 18 एबव, 80 के लगभग, तो एज को भी एबव यूज करते हैं। एज, ये नोट कर लियो। और यहाँ पे भी एक चीज नोट करना है, डे एंड डेट बताने के लिए ऑन का प्रयोग। और फ्लोर के लिए भी डे, ऑन डे, डेट, ऑन 15, अब 26 जनवरी आ रही ना, तो क्या कहोगे? ऑन 26 जनवरी कहोगे ना। तो डेट हो, फ्लोर हो, कारपेट हो, फर्श हो, ठीक है, वहाँ ऑन द फ्लोर, छत के ऊपर, तो ऑन द फ्लोर। ये सबके अब इनका देखिए यूज है। अब कभी भूलोगे यूज 3 का, नहीं भूलोगे ना, तो अब इनका यूज नहीं भूलना है। अब मैं इनमें अगर आपको बोल दूं तो फिल करके मुझे दिखाओ, आपका टेस्ट भी ले लूं कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। लिखिए, बोल रहा हूँ, लिखो। देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक, नहीं बुक नहीं, कैप करो, कैप, डॉट डॉट, हिज हेड, हिज हेड। सेकेंड नंबर लिखो, द कुली वाज, कुली की COOLIE, COOLIE, द कुली वाज कैरिंग अ बैग, कैरी में ING जोड़ देना, कैरी माने ले जाना, कैरिंग, कैरिंग अ बैग,
हाँ, बीच बीच वो नहीं किए क्या? अब बैग ठीक है। डॉट डॉट हिज हेड, हेड। थर्ड नंबर, द फाइन इज, द फाइन इज, द फाइन इज डॉट डॉट अस, देयर इज, नेक्स्ट, देयर इज ब्रिज, इज अ ब्रिज, BRIDGE, डॉट डॉट द गंगा, नेक्स्ट, द रूफ इज, डॉट डॉट योर हेड, योर हेड, देयर इज a mirror, MIRROR, mirror माने दर्पण। There is mirror dot dot the wash basin, wash WASH, wash basin जिसमें हाथ धुला जाता है। There is a mirror, ठीक, डॉट डॉट द वाश बेसिन, वाश WASH, वाश बेसिन VASIN। अब इनको फिल करो, जो मैंने सिखाया है वही फिल करना है। तीन जो अभी बता, हाँ, रूप माने छत, ध्यान देना, थोड़ी ध्यान देखिए। और यही जो सिखाया है वही है आपको फिल करना। सेवन है दिया है ना, 8 कर लो, अभी एक और रुक रहा है, 8 कर लो। 6 हैं तो 2 कर लो, एक और कर लो, चल लिखो। इंडिया बिकेम, बिकेम फ्री माने आज़ाद, डॉट डॉट फिफ्थ लिखो, 15 और TH लिखिए, 5 अगस्त। एक और लिख लो, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर, हिज ग्रैंडफादर डाइड, DIED, डाइड, डॉट डॉट मंडे, मंडे फिल करिए। और ठीक, यही होमवर्क में दे कि अभी फिल करके दिखा रहे हो, कर लिया? हाँ तो बताओ, फास्ट सीखना है, फास्ट मूवर बनना है आपको।
हाँ बोलते जाओ आंसर। सभी का तुम्हारा आपका भी हो गया भैया। तो पहले में क्या है सभी लोगों का? ठीक है। सेकंड तीनों का? और फिर इसके बाद फोर्थ में तीसरे नंबर में क्या है? अबव। सही है। चौथे में बिल्कुल सही है। पांचवें में अबव। भाई दो तरफ से जहाँ गिरा हो या पूरा गिरा हो तो क्या होगा? अरे रूफ है। ये मान लीजिए कि छत है। सीलिंग कहते हैं नीचे वाली छत को, ऊपर वाली छत को रूफ कहते हैं। और मैंने अभी कहा नहीं, फ्लोर सरफेस के लिए किसका यूज करते हैं? सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ध्यान रखोगे आगे। नेक्स्ट 6 नंबर में ऑन। 6 नंबर क्या है? There is a mirror. The wash machine. वॉश बेसिन तो मिरर है ना, तो एबव होगा। भाई टच है क्या किसी वस्तु से? जो वॉश बेसिन है आपका, तो वॉश बेसिन से टच है क्या मिरर? नहीं है ना। तो क्या सोच रहा था कि दीवार में टांगा है तो लगा पिक्चर, मिरर की बात नहीं, पिक्चर। और नेक्स्ट ऑन 7 में। इंडिया है। यस सर। इंडिया भी गेम क्योंकि डे लास्ट दोनों में ऑन। क्यों? क्योंकि वो भी क्या बता रहा है? डे बता रहा है। बहुत सही, वेरी गुड, थैंक यू, आई लव यू।